नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, कोरोना संकट के बीच देश भर में आम जनजीवन को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए आज से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पूरी तरह से लागू हैं, लेकिन इसके बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिए जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आज से लागू हुए। इसमें आर्थिक गतिविधियों पर फोकस रखा गया है। अनलॉक का पहला चरण 30 जून तक है। वहीं नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक सलाह मशविरा के आधार पर जारी किए गए हैं। आपको यह भी बताएंगे कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की और गृह कार्य विभाग की संसदीय स्थायी समिति की 30 जून की प्रस्तावित बैठक टल गई है। इसके अलावा जानेंगे देश और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में कोरोना से पैदा हुए हालात को देखते हुए हर बिंदु पर बात हुई। पीठासीन अधिकारियों ने दोनों सदनों के सचिवों को निर्देश दिया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए सत्र के लिए संसद के सेंट्रल हॉल के इस्तेमाल की संभावना की पड़ताल करें। सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहले से तय 37 नए सदस्यों को शपथ दिलाने के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया है। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें दोनों सदनों के महासचिव शामिल हुए। इसमें आगामी मॉनसून सत्र के लिए तमाम विकल्पों पर विचार किया गया। इसमें सेंट्रल हॉल में लोकसभा की बैठक होने की संभावना और राज्यसभा को लोकसभा के चैम्बर में स्थानांतरित करने के उपाय भी शामिल हैं। दोनों सदनों की बैठक को वैकल्पिक दिनों में आयोजित करने पर भी विचार किया गया। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने तकनीक को अपनाकर मौजूदा हालात में सत्र को चलाने पर भी जोर दिया। वर्चुअल पार्लियामेंट के विकल्प के बारे में सभी संभावनाओं को तलाशने पर भी दोनों पीठासीन अधिकारियों ने जोर दिया। दोनों महासचिवों ने संसद की विभिन्न समितियों की प्रस्तावित आभासी बैठकों से जुड़े मुद्दों के बारे में पीठासीन अधिकारियों को जानकारी दी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गृह कार्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 3 जून को प्रस्तावित बैठक कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति के चलते टाल दी गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा इस समिति के अध्यक्ष हैं। विभिन्न राज्यों में क्वारंटीन होने के चलते समिति के कुछ सदस्यों ने बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई है। इसी के चलते समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से इस बैठक में शामिल होने में असमर्थ सदस्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति मांगी है। इस बीच राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न समितियों के वर्चुअल बैठक को लेकर आज चर्चा की। सभापति ने कहा कि नियमों के तहत बैठक को स्थगित करने के लिए राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार नहीं है। लिहाजा दोनों ने इस मामले को लोकसभा और राज्यसभा की नियम समितियों के पास भेजने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनकी मदद से देश के किसानों, एमएसएमई और रेहड़ी पटरी वालों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन उपायों से कारोबार करने में आसानी होगी, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया है। बदलाव के मुताबिक 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी, वहीं 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाई भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था, जो 100 करोड़ हुआ था, वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत
बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड स्कीम यानी इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। इस फैसले से ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं। रेहड़ी पटरी वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाई गई है। इस योजना में छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेहड़ी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। फुटपाथ दुकानदारों और रेहड़ी ठाने वालों को चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई। इसके जरिए किसानों को लागत मूल्य के मुकाबले 50 से 83% ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यह सामान्य तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें वो लोग मिलकर कृषक की उत्पादन में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीज़ों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगले बार होने वाला है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फसलों की कटाई की अनुमति दी और किसानों के साथ खड़ी रही। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने इस साल बम्पर खेती करके देश को समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ लोग भी अब इस लड़ाई में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इसे देखते हुए 2 महीने से ज्यादा के समय के बाद अब देश अनलॉक होना शुरू हो गया है। लॉकडाउन से अनलॉक तक कैसी तस्वीर बदल रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिन उद्योगों को खोला जा रहा है उसके लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। 3 जून, 5 जून और 8 जून अनलॉक का दायरा बढ़ेगा। पहले फेज में आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी को मंजूरी, दूसरे फेज में मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी बाजार, दुकानें ऑड इवन के आधार पर खोलने की परमिशन दी गई है। तीसरे फेज में प्राइवेट ऑफिस में 10% लोग ही काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन समेत पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अनलॉक 1 के लिए जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल, रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, सिनेमा हॉल,
जिम, स्विमिंग पूल पर रोक रहेगी। अब देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार का अनलॉक 1 प्लान। मध्य प्रदेश में 1 जून से लागू हुए अनलॉक 1 के तहत राज्य में वाहन एंट्री के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए वाहनों के आने और जाने पर छूट। अंतर्राज्यीय बस सेवाएं 7 जून तक राज्य भर में निलंबित रहेंगी। 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी जगह पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 1 हफ्ते तक बॉर्डर रहेंगे सील। दुकानें अब रात 9 बजे तक खुलेंगी। ऑड इवन के बजाय अब हर दुकान खुलेगी। मोटरसाइकिल पर पीछे भी सवारी बैठ सकेगी। कार में जितने लोग पहले बैठते थे अब उतने ही बैठ सकेंगे। इन पर रहेगी पाबंदी। स्पा व जिम नहीं खोले जा सकेंगे। दिल्ली से एनसीआर में बसें नहीं चलेंगी। इधर देश भर में बड़ी संख्या में नमूनों के परीक्षण के चलते पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में इजाफा होने से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लोगों के ठीक होने की दर 48.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक 38,37,000 से ज्यादा नमूनों के परीक्षण हुए हैं। इस बीच कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,90,535 हो गई है। इनमें 93,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,392 नए केस आए हैं और 230 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 91,819 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,394 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। भारत की तरह दुनिया के कई देशों में भी आज से कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों में छूट दी जा रही है। ब्रिटेन ने आज से स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कैफे फिर से खुल गए हैं और क्वींसलैंड ने राज्य के भीतर यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया है। बात करें दुनिया में कोरोना की स्थिति पर तो अब तक पूरे विश्व में 61,81,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं 3,72,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं, जबकि 27,81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मौत दी है। अमेरिका में सबसे अधिक 17,90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 1,04,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 5,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 4,14,000 के पार पहुंच गए हैं और 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रुख करें ब्रिटेन का तो 2,76,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 38,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में अब तक 2,39,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी बिना वर्दी के सैनिक हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सा कर्मियों की जीत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने ये बात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के मौके पर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश आज अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है, लेकिन हमारे योद्धा चिकित्साकर्मी अजेय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के खिलाफ दुर्व्यवहार और हिंसा स्वीकार्य नहीं है। During such a time, the world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. The world seeks both care and cure from you. Friends, at the root of India's brave fight against COVID-19
is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पिछले 6 साल से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत 4 स्तंभों के आधार पर काम किया जा रहा है। Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. Women and those staying in villages are among the major beneficiaries of this scheme. The country has seen rapid progress in setting up 22 more AIIMS. Over the last 5 years, we have been able to add over 30,000 seats in MBBS and 15,000 seats in post-graduation. This has been the largest increase in the 5-year term of any government since independence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 25 साल पूरा होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल का मतलब विश्वविद्यालय अपने युवावस्था में है। ये उम्र और भी बड़ा सोचने और बेहतर करने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देशव्यापी लॉकडाउन को खोलने की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने आज से देश भर में 200 और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इन रेलगाड़ियों की मदद से नागरिकों के लिए घर जाना और भी सुरक्षित और आसान हो जाएगा। ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने से यात्रियों को भी काफी राहत मिली है। देश में 68 दिन के लॉकडाउन के बाद रेल मंत्रालय ने सोमवार से 200 यात्री ट्रेनों की शुरुआत कर दी। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन उदयपुर एक्सप्रेस और जयपुर से जोधपुर के लिए स्पेशल ट्रेन समेत कई गाड़ियां चलाई गईं, जबकि पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के लिए स्पेशल ट्रेन कर्णावती एक्सप्रेस का संचालन किया गया। देश के कई अन्य स्टेशनों से भी यात्री गाड़ियों का संचालन किया गया। यात्रा के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। बोगियों में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। फेस मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। पहले दिन इन 200 ट्रेनों के लिए 1,45,000 यात्रियों ने टिकट बुकिंग कराई, जबकि जून महीने के लिए अभी तक करीब 26 लाख लोग अपनी यात्रा के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर चुके हैं। Stuck here for 82 days in Mumbai. I thank Piyush Goyal, Honorable Railway Minister, for starting the train so that I can go home. The facilities at Mumbai Central Station are up to date. They have been screening the luggage of all the passengers and they are also very supportive. So yeah, I thank Indian Railways. इन रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आरक्षण कराया जा सकता है। ऑनलाइन आरक्षण में मुसाफिर IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आरक्षण में PRS काउंटर, टिकट एजेंट, कस्टमर सर्विस सेंटर के जरिए यात्रा सुरक्षित की जा सकती है। इन 200 यात्री ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन
किसी को सीट नहीं मिलेगी। सिर्फ कंफर्म या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति है। जनरल डिब्बों में भी उतने ही यात्रियों को प्रवेश मिलेगा जितनी सीटें हैं। यात्रियों के लिए ट्रेन के रवाना होने से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य है। ट्रेन किराए में किसी भी तरह का कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं है। यात्रा के दौरान मुसाफिरों को चादर, कंबल या फिर तकिया भी नहीं दिया जाएगा। सभी यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना और सामाजिक दूरी का पालन करना भी जरूरी है। सोमवार से शुरू की गई 200 यात्री ट्रेन सेवाएं पहले से चलाई जा रही 30 राजधानी टाइप एसी एक्सप्रेस और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग हैं। रेलवे द्वारा अभी तक देश भर से 4000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है और इनके जरिए 54 लाख से अधिक कामगारों को घर पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सामान्य स्थिति की ओर धीरे धीरे लौटा जाएगा और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात वंदे भारत मिशन की। 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन का आज 26वां दिन है। मिशन के तहत प्रतिदिन हजारों भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। आज भी कई देशों से विशेष उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। कई देशों से उड़ानें भारत लौट चुकी हैं, जबकि कुछ पहुंचने वाली हैं। कोरोना संकट के दौर में भारत सरकार की तरफ से चलाया गया वंदे भारत मिशन उन तमाम भारतीयों के लिए मददगार बना है जो लॉकडाउन की वजह से अलग अलग देशों में महीनों से फंसे हुए थे और अब विशेष उड़ानों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं। सोमवार को एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए कजाकिस्तान में फंसे 144 और स्पेन में फंसे 244 भारतीयों की वापसी हुई। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी एयर इंडिया का विशेष विमान भारतीयों को लेकर ढाका से कोलकाता पहुंचा। खाड़ी देशों से भी 2000 से अधिक भारतीयों की वापसी हो रही है और इसके लिए 14 विशेष उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात से 8 और दुबई से 6 उड़ानें शामिल हैं। मिशन के 25वें दिन यानी रविवार को 20 विशेष उड़ानें विभिन्न देशों से वापस लौटीं। इनके जरिए कुल 3564 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। खाड़ी देशों में फंसे करीब 2500 भारतीयों को विशेष विमानों से स्वदेश लाया गया। इनमें दुबई से 6 उड़ानों के परिचालन द्वारा 1000 से ज़्यादा से अधिक भारतीयों की वतन वापसी हुई। इधर समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय नौसेना का पोत INS जलाशय श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए लौटेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत श्रीलंका में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ये पहला समुद्र सेतु अभियान है। जहाज में सुरक्षित दूरी के पालन का ध्यान रखा जा रहा है और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आज विश्व दुग्ध दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये दिन विश्व की डेयरी क्षेत्र की सफलता का उत्सव का है। विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व भर में दूध परंपरागत रूप से हमारे आहार का महत्वपूर्ण अंग रहा है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और डेयरी क्षेत्र की हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अमूल जैसे सफल सहकारी उद्यमों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि देश की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। उपराष्ट्रपति ने विशेषकर महिलाओं का अभिनंदन करते हुए उनके अथक प्रयासों की सराहना की। बहुत सारे देशों की सहभागिता से पूरे विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस के 20 साल पूरे हुए हैं, तो इस साल की थीम भी इसी पर आधारित है। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दूध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिवस भारत के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भारत 1998 के बाद दुनिया के प्रमुख दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है।
1950-51 से 2018-19 की अवधि के दौरान भारत में दूध का उत्पादन 17 मीट्रिक टन से बढ़कर 187.7 मीट्रिक टन हो गया। 1964-65 में भारत में गहन मवेशी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें देश में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को बेहतर पशुपालन की सुविधा प्रदान की गई थी। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक नया कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दिया। ऑपरेशन फ्लड दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक था और इसे श्वेत क्रांति भी कहा गया। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया, जो 1998 में अमेरिका से बढ़कर 2010-11 में वैश्विक उत्पादन का लगभग 17% था। 30 वर्षों के भीतर इसने भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध को दोगुना कर दिया और डेयरी उद्योग को भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही राजधानी तिरुवनंतपुरम के साथ साथ राज्य के कई अन्य जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रह सकता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस बार सामान्य से 102% बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश थोड़ी कम होगी। यहां इस साल महज 96% बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के साथ अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीकी तट से लगे समुद्र क्षेत्र के ऊपर है, वो ओमान और यमन की ओर बढ़ सकता है, जबकि दूसरा भारत के करीब है, जिसके अगले कुछ घंटों में गहरे डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे 70 से 105 किलोमीटर की गति से पश्चिमी तट से टकराने की संभावना है। इससे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। वेदर सिस्टम ये ऑनसेट फेज में डेवलप हुआ है, जिसको हम मानसून वॉर्टेक्स बोलते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे ये डेवलप हुआ और कल ये एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी में केंद्रीभूत था लक्षद्वीप एरिया के आसपास, और आज ये घनीभूत होकर माने इंटेंसिफिकेशन होकर एक डिप्रेशन में परिणत हो गया है। समुद्र में जो विंड स्पीड है वो अभी 45 to 55 kmph गस्टिंग टू 65 kmph चल रहा है। डिप्रेशन के साथ वो धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह ये 60 to 70 km/h होने का उम्मीद हो रहा है जब ये साइक्लोन में परिणत होगा, और ये धीरे धीरे बढ़कर हमारा जो उम्मीद है 90 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है जब ये तट के पास पार करेगा। केरल में कुछ दिन पहले से ही प्री मानसून की बारिश हो रही थी और अब मानसून की दस्तक के बाद कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि तूफान की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलते चलते एक नजर डालते हैं भारत के कुछ शहरों के तापमान पर।